Okay, so here our topic is good conductors, resistors and insulators. Okay, so those substances which have very low electrical resistance, ठीक है, very low electrical resistance are called good conductors. ठीक है, तो रेजिस्टेंस कम है तो करंट ज्यादा होगा. ठीक है, रेजिस्टेंस कम है तो रेजिस्टेंस वेरी लो है तो करंट हाई होगा, तो करंट फ्लो ज्यादा करंट फ्लो होगा, तो उनको हम क्या कहेंगे, गुड कंडक्टर्स. तो फर्स्ट थिंग तो यू हैव टू रिमेम्बर दैट what are the good conductors. Good conductors are those substances which have very low electrical resistance, and because there is a very low electrical resistance, so that electrical current will be very high in these kind of substances. Then सिल्वर मेटल, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना है आपको. सिल्वर मेटल इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, सिल्वर इज अ, कई बार पूछ लेते हैं क्वेश्चन, आपको ध्यान रखना है कि सिल्वर मेटल इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ electricity. Okay, then copper and aluminum metals are also good conductors. Copper and aluminum metals are also good conductors, and electric wires are made up of copper or aluminum because they have very low electrical resistance. So ये इस पैराग्राफ में आपको हर एक चीज इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट थिंग तो यही है कि व्हाट आर द गुड कंडक्टर्स. सो गुड कंडक्टर्स आर दोज सब्सटेंसेस in which resistance, electrical resistance is very low and the electrical current is very high. रेजिस्टेंस जो है उनका लो होता है, उनको हम क्या कहते हैं, गुड कंडक्टर. फिर आपको ध्यान रखना है कि सिल्वर जो होता है वो बेस्ट कंडक्टर होता है. कई बार ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी आ जाता है, बेस्ट कंडक्टर क्या है, ऑप्शन दिए होते हैं आपको. सो सिल्वर इज अ बेस्ट कंडक्टर. ठीक है, एंड आफ्टर डेट कॉपर एंड एल्यूमिनियम मेटल्स आर आल्सो गुड कंडक्टर, एंड जो वायर होते हैं, इलेक्ट्रिकल वायर्स आर मेड अप ऑफ कॉपर एंड एल्यूमिनियम. अब ये भी क्वेश्चन आपसे कर लेते हैं कि भाई why the electrical wires are made up of copper and aluminum. So the electrical wires are made up of copper and aluminum because they have very low electrical resistance. ठीक है, तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है. नेक्स्ट, those substances which have comparative, and the substances which have comparatively high electrical resistance are called resistors. ठीक है, आर कॉल्ड रजिस्टर्स. ठीक है, तो किससे हाई, कंपेरेटिवली हाई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस किससे, इनसे, कंडक्टर से, गुड कंडक्टर से अपन कंपेयर करें तो जो ये जो होते हैं जिनको हम क्या कह रहे हैं, रजिस्टर्स कह रहे हैं. तो रजिस्टर्स जो होते हैं उनका जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है वो मेटल से क्या होता है, थोड़ा ज्यादा होता है, कंपेरेटिवली क्या होता है, हाई होता है. ठीक है, फर्स्ट पॉइंट तो आप ये ध्यान रखना. रजिस्टर्स क्या होते हैं, रजिस्टर्स वो होते हैं जिनका इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस गुड कंडक्टर्स जो होते हैं उनके कंपैरिजन में थोड़ा हाई होता है. ठीक है, देन द अलॉय, अब ये एग्जांपल्स आपको ध्यान रखने, ये भी इंपॉर्टेंट है. अलॉयज लाइक नाइक्रोम, मैग्नीन, कॉन्स्टेंटन, ठीक है, और यूरेका, ऑल हैव क्वाइट हाई रेजिस्टेंस, सो दे आर कॉल्ड रजिस्टर्स. ठीक है, नाइक्रोम, ये कुछ एग्जांपल्स आपको याद रखने पड़ेंगे. और क्या क्या एग्जांपल्स हैं, इनको अपन अलॉय भी बोल सकते हैं. यहाँ पर क्या थे, मेटल थे, ध्यान से देखना, यहाँ पर मेटल थे, यहाँ पर क्या होगा, मेटल अलॉयज. इनको क्या बोलते हैं, मेटल अलॉयज. तो मेटल अलॉयज जो होते हैं उनका रेजिस्टेंस जो होता है वो मेटल से क्या होता है, थोड़ा ज्यादा होता है. ठीक है, मेटल अलॉयज हैव इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस कंपैरेटिवली हायर देन द मेटल्स. ओके, और इन्हीं को क्या, जो मेटल अलॉयज होते हैं इनको क्या बोलते हैं, रजिस्टर्स भी बोलते हैं. जो एग्जांपल्स हैं इसके, वो एग्जांपल्स क्या है, नाइक्रोम, मैग्नीन, ठीक है, कॉन्स्टेंटन. ये तो याद ही रख लेना आप, जो यहाँ पर एग्जांपल्स दे रखे हैं बिल्कुल अच्छे से याद रखना, क्योंकि ये एमसीक्यूज में भी आ सकते हैं और वन सेंटेंस के क्वेश्चन में भी आ सकते हैं कि भाई नाइक्रोम जो होता है वो क्या है, मेटल है, अलॉय है, ठीक है, या फिर इंसुलेटर है. तो आपको ध्यान रखना है कि नाइक्रोम, मैंगनीन और कॉन्स्टेंटन जो होते हैं ये मेटल अलॉयज होते हैं. ठीक है, और इन्हीं को जो ये सब्सटेंसेस हैं जिनका इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस जो है कंपैरेटिवली हाई होता है एज कंपेयर टू द कंडक्टर्स, इन्हीं को हम बोलते हैं रजिस्टर्स. क्या बोला जाता है इनको, रजिस्टर्स. ठीक है, सो दे आर, रजिस्टर्स आर यूज्ड टू मेक दोज इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस वेयर हाई रेजिस्टेंस इज रिक्वायर्ड. ठीक है, हाई रेजिस्टेंस जहां पर भी रिक्वायर्ड होगा वहां पर क्या यूज किए जाएंगे, आपके रजिस्टर्स को यूज करते हैं. रजिस्टर्स रिड्यूस द करंट इन अ सर्किट. तो ऑब्वियसली जो इसका रेजिस्टेंस है वो हाई है कंपैरेटिवली एज कंपेयर टू कंडक्टर्स, इसका रेजिस्टेंस जो है वो ज्यादा है.
रेजिस्टेंस ज्यादा है तो करंट जो होगा क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है फॉर रजिस्टर्स। नाउ लास्ट इज इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स क्या होते हैं, जिनमें से करंट बिल्कुल भी पास नहीं होता, नेग्लिजिबल करंट पास होता है, करंट बिल्कुल ही पास नहीं होता। ऐसे जो सब्सटेंसेस होते हैं उनको हम बोलते हैं इंसुलेटर्स। तो करंट बिल्कुल ही पास नहीं हो रहा तो मतलब जो रेजिस्टेंस है, यानी हम कहें कि भाई करंट बिल्कुल ही पास नहीं हो रहा तो आई इजिकल टू जीरो हो गया, तो V इजिकल टू आई आर होता है। तो अगर अपन R निकालें यहाँ से तो R इजिकल टू V अपॉन आई हो जाएगा, यानी I जो है वो आपको कितना है, करंट जो है जीरो है, तो R इजिकल टू कितना हो जाएगा आपका, इन्फिनिटी हो जाएगा। समझ रहे हो बात को। तो ये वापस से इसमें भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आ गया कि जो इंसुलेटर्स होते हैं उनका जो रेजिस्टेंस होता है इनफाइनाइट होता है, इनफाइनाइटली हाई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। समझ में आया, infinitely high electrical resistance are called insulator and insulator does not allow electricity to flow through it। ठीक है, कई बार आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि जो इलेक्ट्रीशियंस होते हैं वो रबर के हैंड ग्लव्स क्यों पहनते हैं। ठीक है, तो क्यों पहनते हो रबर के हैंड ग्लव्स, बिकॉज रबर इज अ एक्सीलेंट इंसुलेटर। रबर क्या है, एक एक्सीलेंट इंसुलेटर है, और वो इसलिए वियर करते हैं उसको, रबर के हैंड ग्लव्स को, ताकि किसी वजह से कोई प्रोटेक्शन रहे उनको, इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन रहे, कोई शॉक वॉक नहीं लगे या इलेक्ट्रिकल शॉक से वो प्रोटेक्ट रहे, इसलिए वो क्या करते हैं, रबर के हैंड ग्लव्स पहनते हैं। ठीक है, तो ये भी, ये जो अभी आपके स्क्रीन पर है जैसे गुड कंडक्टर्स, रेजिस्टर्स एंड इंसुलेटर्स, तो इसमें इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कंडक्टर्स क्या होते हैं, इंसुलेटर्स क्या होते हैं, रजिस्टर्स क्या होते हैं। ठीक है, कंडक्टर्स कौन होते हैं, मेटल्स, मेटल्स आर द गुड कंडक्टर्स। समझ में आया, metals are the good conductors, and what are the good conductors, good conductors are the substances which have the very low electrical resistance। ठीक है, which have the very low electrical resistance, उनको बोलते हैं गुड कंडक्टर। सबसे बेस्ट कंडक्टर जो है वो कौन सा है, बेस्ट मेटल कंडक्टर की बात करें तो कौन सा, सिल्वर। उसके अलावा जो है वो कौन कौन से, कॉपर और एल्यूमिनियम। ठीक है, आगे अपन बढ़े। अच्छा, आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि भाई सिल्वर अगर बेस्ट कंडक्टर है तो सिल्वर के क्यों नहीं बना देते वायर। तो सिल्वर जो मेटल है वो, सिल्वर मेटल इज कॉस्टली एज कंपेयर टू कॉपर एंड एल्यूमिनियम, इसलिए सिल्वर के नहीं बनाते हैं, कॉस्टली। कॉस्टली है। ठीक है ना। और फिर सेकंड क्वेश्चन बन जाएगा, रजिस्टर क्या होते हैं, तो वो सब्सटेंसेस जिनका की इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस जो गुड मेटल मेटल है या जो गुड कंडक्टर्स हैं उनके कंपैरिजन में क्या होता है, थोड़ा हाई होता है। ठीक है, कोई ये कहीं किसी ने सुना है कि नाइक्रोम का वायर कहाँ यूज होता है, नाइक्रोम का वायर कहाँ यूज होता है, क्या ये अलॉयज कहीं एप्लीकेशन देखा आपने, होता है कहीं ना कहीं। कहाँ पर यूज होता है। हाँ, जितनी भी हीटिंग डिवाइसेस हैं, जितनी भी हीटिंग डिवाइसेस हैं वहां पर सब जगह मेटल अलॉयज ही यूज होते हैं। ठीक है, जितनी भी हीटिंग डिवाइसेस है वहां पर क्या यूज होते हैं, मेटल अलॉयज यूज होते हैं। जैसे अपना हीटर, हीटर आता है ना, हीटर देखा होगा आपने, हीटर में वायर लगा होता है, नाइक्रोम का वायर होता है वो। ठीक है, तो जहां भी हीटिंग डिवाइसेस हैं उन हीटिंग डिवाइसेस में क्या लगे होते हैं, मेटल अलॉयज यूज किए जाते हैं। क्यों यूज किए जाते हैं, क्योंकि उनका इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस जो होता है वो हाई होता है, इस वजह से। ठीक है, इसके बाद इंसुलेटर्स हैं, इंसुलेटर्स क्या होते हैं, जो बिल्कुल भी करंट को पास नहीं होने देते हैं, यानी उनका जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है वो कितना होता है, इनफाइनाइट होता है। उनका इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस कितना होता है, इनफाइनाइट होता है। फिर एक छोटा सा एग्जाम्पल है रबर का, इसका याद रखना कि रबर इज अ एक्सीलेंट इंसुलेटर। ठीक है, तो ये एक टॉपिक था जो हमारी लास्ट क्लास से बचा हुआ था, तो इस तरह से टॉपिक हो जाएगा। चलो, फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम द लॉ विच रिलेट्स द करंट इन अ कंडक्टर टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड्स। कौन सा लॉ है, ओम्स लॉ। वेरी गुड, करेक्ट, ओम्स लॉ होता है। वेरी गुड, सब लोग करो ताकि रिवाइज हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट है, नेम द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस एंड गिव इट सिंबल। इलेक्ट्रिकल जो रेजिस्टेंस है उसकी यूनिट क्या होती है, बताओ। वो यू ठीक है, ठीक है, और सिंबल क्या होता है उसका, इस तरह से ये सिंबल बनता है। ठीक है, नाउ हाँ, नाउ नेम द फिजिकल क्वांटिटी यूज यूनिट इज ओम। ओम किसकी यूनिट है, रेजिस्टेंस। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस की, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। ठीक है, वेरी गुड। फोर्थ क्वेश्चन मैं थोड़ा फास्ट ही कराऊंगा, हमें फिनिश करने हैं ना। व्हाट इज द जनरल नेम ऑफ द सब्सटेंस हैविंग इनफाइनाइटली हाई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। अभी जस्ट कराए आपने, क्या होता है, इंसुलेटर। ठीक है, इंसुलेटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, कीपिंग द रेजिस्टेंस कांस्टेंट द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ अ कंपोनेंट इज हाफ।
बाय हाउ मच डज द करंट चेंज, करंट कितना चेंज होगा। तो क्वेश्चन इस तरह, डबल V इज इक्वल टू Sir, आई आर दे रखा है आपको, double. डबल हो जाएगा। चलो चेक कर लेते हैं। तो V जो है वो Sir, कांस्टेंट है, half तो होगा sir. I इज, देख लेते हैं अभी क्या आंसर आएगा। तो I इज, अच्छा R को अपन ने कांस्टेंट करा है इसके अंदर, ठीक है। V इज इक्वल टू आई आर अपने पास है, इन्होंने क्या बोला है कि R कांस्टेंट करना है, ठीक है, कीपिंग द रेजिस्टेंस कांस्टेंट। तो R कांस्टेंट है तो V इज प्रोपोर्शनल टू I आ जाएगा, और V2 बाय V1 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं अपन, I2 बाय I1 लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्या पूछ रहे हो, करंट क्या चेंज होगा। तो करंट देखो I2 इज इक्वल टू क्या करे, I1 इंटू V2 डिवाइड बाय V1। पोटेंशियल को क्या कर रहे हैं, ये पोटेंशियल को आधा कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल को। द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंपोनेंट इज हाफ। यानी V2 की वैल्यू अपन क्या कर रहे हैं, V1 बाय 2 कर रहे हैं। ये V1 आ जाएगा, V1 से V1 कैंसिल हो जाएगा, तो I1 बाय 2 आ जाएगा, ठीक है। तो I2 इज इक्वल टू, इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो I2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, I1 बाय 2, यानी कि हाफ हो जाएगा। अच्छा, बिना ये इतना कैलकुलेशन किए भी आप आंसर कर सकते हो। कैसे कि V इज प्रोपोर्शनल टू I है, तो V जितना चेंज होगा I भी उतना ही चेंज होगा, ठीक है। ये तो जब है जब आपको सॉल्यूशन ही करके दिखाना हो तो इस तरह से सॉल्यूशन कर सकते हो आप। बाकी V इज प्रोपोर्शनल टू I है, जितना V चेंज होगा उतना ही I भी चेंज होगा। अगर V को आप आधा कर रहे हो तो I भी जो है वो हाफ हो जाएगा, ठीक है। उसमें तो फिफ्थ का, रेजिस्टेंस और जो है रेजिस्टेंस को तो उसमें कांस्टेंट तो कर दिया ना, रेजिस्टेंस को कांस्टेंट कर दिया ना, रेजिस्टेंस को हटा दो आप तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा, बस रेजिस्टेंस को ओके कांस्टेंट कर दिया इसलिए। चलो ठीक है, सिक्स्थ देखते हैं। स्टेट द फैक्टर्स ऑन विच द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग इन अ गिवन कंडक्टर डिपेंड्स, ठीक है। स्टेट द फैक्टर्स ऑन विच द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग इन अ गिवन कंडक्टर डिपेंड्स। किस पे डिपेंड करेगा, फ्लो इलेक्ट्रिक करंट जो होता है, इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो होता है वो किस पे डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है, किसकी वजह से करंट फ्लो होता है बताओ। द कंडक्टर्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, Sir, एंजल आपकी भी है ना। आगे देखे सेवेंथ जो है, सेवेंथ क्या है, विच हैज लेस इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। लेस इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस किसका होता है, थिन वायर का और थिक वायर का। तो देखो इसमें हमने आपको बताया था कि R इज प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A होता है, ठीक है। R इज प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A होगा। तो अगर इसकी थिकनेस कम है तो रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा। तो थिन वायर जो होता है, थिन वायर का रेजिस्टेंस क्या होता है, ज्यादा होता है। देखो थिन वायर जो होगा, क्योंकि रिलेशन क्या है अपना, R प्रोपोर्शनल टू L बाय A। तो एरिया से अपन को देखना है, जो थिन वायर है उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा और थिक वायर है उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, क्योंकि जो रिलेशन है वो क्या है, इनवर्स रिलेशन है, ठीक है। तो सेवेंथ का मेरे को आंसर नहीं सर, एक चीज बताइए, थिक वायर होगा तो उसमें करंट ज्यादा तरफ बढ़ जाएगा, और थिन वायर होगा उसमें एक सिंगल उसमें जाएगा, तो रेजिस्टेंस तो थिक वायर का ज्यादा होना चाहिए ना। नहीं, पर आप ये तो आप अपनी थिंकिंग से बता रहे हो है ना, बट हम किससे जाएंगे, फॉर्मूले से जाएंगे ना, जो फॉर्मूला है अपने पास, जो फॉर्मूला। एट्थ क्वेश्चन देखो, कीपिंग द पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट। तो वापस से आपको V इक्वल टू आई आर लिखना है। ध्यान से देखना आप, अब की बार जो V है वो कांस्टेंट है। तो V अगर कांस्टेंट है तो ये रिलेशन जो होगा आपका ये आ जाएगा, I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। ये रिलेशन बनेगा आपका। अब ये कह रहे हैं द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज हाफ। तो रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट को हाफ कर दो, करंट कितना होगा, तो I2 डिवाइड बाय I1 इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा R1 डिवाइड बाय R2। इनवर्स उल्टा रिलेशन है, तो ये R1 आ गया, इसको R2 को आधा कर रहे हैं तो R1 बाय 2 कर रहे हैं। इस R1 से R1 कट जाएगा और 2 ऊपर आ जाएगा, तो I2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ I1। तो वैसे भी आप चाहो तो बिना सॉल्व करे भी बता सकते हो। अगर सॉल्यूशन आपसे मांगा है तब तो आप सॉल्व करना, अदरवाइज बिना सॉल्व करे भी आप कह सकते हो कि इनवर्स का रिलेशन है इनका। V इज इक्वल टू आई आर में आप V को कांस्टेंट कर देना, पोटेंशियल जो है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, इसको आप कांस्टेंट कर देना। कांस्टेंट करोगे तो ये फॉर्मूला बनेगा, I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। यानी अगर R को आधा किया जाए तो करंट क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, ठीक है। और अगर R को डबल करेंगे तो करंट जो है वो आधा हो जाएगा, क्योंकि इनका जो रिलेशन है वो इनवर्स रिलेशन है, ठीक है। ये थोड़ा आप
इस तरह से इसको सॉल्व करना। 9th क्वेश्चन देखो, अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 20 वोल्ट्स is applied across the ends of a resistance 5 ohm. What is the current will flow in the resistance? तो सीधा है इसमें, तो V इजिकल टू आई आर है तो I इजिकल टू V बाई आर कर दोगे, V यानी है 25, तो 4 एम्पियर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आंसर क्या बनेगा आपका 4 एम्पियर। ठीक है, ये 9th क्वेश्चन हो जाएगा इस तरीके से। 10th क्वेश्चन देखें, और रेजिस्टेंस ऑफ 20 ओम, रेजिस्टेंस दे रखा 20 ओम हैज अ करंट ऑफ 2 एम्पियर फ्लोइंग इन इट, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस? तो V इजिकल टू क्या हो रहा है, आई आर हो रहा है, I कितना है 2 है, ठीक है, R कितना है 20 है, तो कितना आ जाएगा 40 वोल्ट, 40 40 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, 11th देखें, a current of 5 ampere flows through a wire whose ends are at a potential difference of 3 volt. Calculate the resistance, तो resistance का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, V by I। ठीक है, V कितना है आपका, V देखो आपका 3 है और I जो दे रखा है वो 5 है, तो 3 by 5 ओम, या डिवाइड भी कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। नाउ 12th क्वेश्चन है, 12th इज फिल इन द फॉलोइंग ब्लैंक विद अ सुटेबल वर्ड। Ohm's law states a relation between potential difference and electrical रेजिस्टेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट। हाँ, रेजिस्टेंस तो बाद में आएगा, ये जो रिलेशन है वो किस किस के बीच का है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक करंट का, फिर आगे जो कांस्टेंट आता है फिर वो रेजिस्टेंस आ जाता है। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है ना, तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है। अब यह एमसीक्यूज दे रखे हैं, हो सके तो आप लोग जो एमसीक्यूज के आंसर हैं, एमसीक्यूज के आंसर किस में करोगे, चैट बॉक्स में कोशिश करना कि आंसर कर सको। ठीक है, तो 21 जो क्वेश्चन है, 21 क्वेश्चन में कर रखा है, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ 3 ओम रजिस्टर इज 6 वोल्ट, द करंट फ्लोइंग इन द रजिस्टर। तो फॉर्मूला आपको क्या लगाना है, V इजिकल टू आई आर लगाना है, तो I इजिकल टू आप V बाय आर कर दोगे। V कितना दिया हुआ है आपको, V आपके पास है 3, नहीं V है आपके पास 6 वोल्ट और ये 3 दे रखा है, तो 3 टू 6 कर दोगे 2 एम्पियर। तो आंसर कितना आ जाएगा इसमें, 21 का जो आंसर होगा कितना हो जाएगा, सी आंसर है 2 एम्पियर। बेटा बाकी सब भी कोशिश करो, अगर आपको क्लियर है, नेटवर्क वगैरह आपके यहाँ सही आ रहा है तो कोशिश करो चैट बॉक्स में आंसर करने की। ठीक है, जो 2 एम्पियर आएगा सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, हाँ सही है चिन्मय ने, ये सारे ही क्या लिख दिए, सी बी सी आंसर सही आएगा है बस। सर, सारे मैंने इसके अगले 4 भी भेज दिए। नहीं नहीं सारे नहीं, जो क्वेश्चन बना रहे हैं बस उसी को करना है। ये देखा, कार हेडलाइट बल्ब वर्किंग ऑन अ 12 वोल्ट कार बैटरी ड्रॉज अ करंट 0.5 एम्पियर, द रेजिस्टेंस ऑफ लाइट बल्ब इज, तो रेजिस्टेंस निकालोगे तो R इजिकल टू V अपॉन I कर दोगे आप। ठीक है, V कितना दे रखा है आपको, 12 दे रखा है, करंट देखें आप तो 0.5 है। ठीक है, इसको कर लो आप, ये 10 हो जाएगा, 5 टू जा 10 एंड 12 टू जा 24 ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सर, अगले 9.2 एम्पियर। थर्ड देखें, an electrical appliance has a resistance of 25 ohm, resistance दे रखा है 25 ohm, when this electrical appliance is connected to 230 volt supply line, करंट कितना होगा, तो करंट आप क्या करोगे, V बाय आर कर दोगे। ठीक है, V कितना है आपका 230 और R गिवन है 25। ठीक है, इसको डिवाइड कर दो, है ना, क्वेश्चन नंबर क्या है 23, तो डिवाइड करोगे तो आपका ये आंसर बनेगा C 9.2 एम्पियर। ठीक है ना, 9.2 ampere will be a answer. Then 24, when a 4 ohm resistor is connected across a terminal of 12 volt battery, the number of coulombs passing through the resistor per second, ये कितना आएगा भाई, नंबर ऑफ coulombs, हाँ कितना आंसर आएगा, नंबर ऑफ coulombs पासिंग पर सेकंड, तो क्या होता है, करंट ही होता है, तो करंट का तो फॉर्मूला V बाय आर बनता है, तो V कितना है आपका 12 है। ठीक है, और R 4 है, तो 4 3 जा 12, तो 3 एम्पियर जो है इसका आंसर आ जाएगा, है ना। नंबर ऑफ चार है ना, यही क्वेश्चन है, नंबर ऑफ कूलॉम पासिंग थ्रू द रजिस्टर पर सेकंड, तो नंबर ऑफ कूलॉम पासिंग तो यही हो गया, इलेक्ट्रिकल करंट की डेफिनेशन हो गई है तो। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट 25, ओम्स लॉ गिव्स अ रिलेशनशिप बिटवीन करंट एंड रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस एंड पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक चार्ज एंड करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस, तो क्या आएगा डी। करंट और पोटेंशियल डिफरेंस का जो रिलेशन है वो कौन देता है आपके, ओम्स लॉ देता है।
देन 26 से द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, डी, ओम होती है, ठीक है। 27 देखें, इंसुलेटर। द सब्सटेंस हैविंग इनफाइनाइटली हाई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इज कॉल्ड, अभी जस्ट आपने स्टडी करा है, क्या कहते हैं, इंसुलेटर, ठीक है। नाउ कीपिंग द पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट, पोटेंशियल डिफरेंस को आपने कांस्टेंट कर दिया, द रेजिस्टेंस ऑफ अ सर्किट इज डबल, रेजिस्टेंस को डबल करेंगे तो करंट कितना हो जाएगा, रेजिस्टेंस को आप डबल करेंगे तो हाफ हो जाएगा, जस्ट थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया, ये डायरेक्ट आप आंसर कर सकते हो। कीपिंग द पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट, रेजिस्टेंस ऑफ अ सर्किट इज हाफ, तो करंट कितना होगा, रेजिस्टेंस को हाफ करोगे तो करंट क्या हो जाएगा, डबल, है कि नहीं, करंट क्या हो जाएगा आपका, डबल हो जाएगा, तो डी आंसर आ जाएगा, है ना। तो इस तरह से ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, कल से अपन स्टार्ट करेंगे जो पोर्शन, उसमें आपके अच्छे में फाउंडेशन के क्वेश्चंस कराऊंगा, है ना। चलो आगे देखते हैं, ये होट्स के क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें 30th क्वेश्चन जैसे आपको दिया हुआ है, 30 में दिया है, एन इलेक्ट्रिक रूम हीटर ड्रॉज अ करंट ऑफ 2.4 एम्पियर, तो करंट दे रखा है आपको 2.4 एम्पियर, ठीक है, फ्रॉम 120 वोल्ट सप्लाई लाइन, तो वी इज गिवन 120 वोल्ट, व्हाट करंट विल दिस रूम हीटर ड्रॉ व्हेन कनेक्टेड टू 240 वोल्ट सप्लाई लाइन, इसको अगर 240 वोल्ट से कर दे तो कितना करंट ड्रॉ करेगा, तो इसको I1 कर दो, इसको V1 कर दो, इसको क्या करें, इसको V2 कर दो आप। अब रूम हीटर है तो रूम हीटर का जो भी कॉइल उसमें होगी उसका रेजिस्टेंस तो कांस्टेंट ही होगा, ठीक है ना भाई, जो रूम हीटर है उसकी जो भी कॉइल होगी उस कॉइल का रेजिस्टेंस तो कांस्टेंट ही होगा, और अगर रेजिस्टेंस कांस्टेंट है तो ओम से मैं क्या कर सकता हूँ कि भाई V इजिकल टू आई आर हो गया, आर तो कांस्टेंट हो गया, तो V2 डिवाइड बाय V1 इजिकल टू हम कर देते हैं I2 डिवाइड बाय I1, आपसे पूछ रहे हैं कि I2 कितना होगा, ठीक है, आपसे क्या करा है कि I2 कितना होगा, तो I2 इजिकल टू कितना हो जाएगा, V2 डिवाइड बाय V1 एंड इंटू I1, अब V2 देखो आपका कितना है, V2 इज 240 एंड V1 इज हाउ मच, V1 इज 120, करंट इनिशियल कितना था 2.4, जीरो से जीरो हटाओ, 2 टाइम्स इसको कैंसिल करो, 0.8। 4.8 आपका आंसर आ जाएगा, 4.8 एम्पियर, ठीक है। 30th क्वेश्चन है, 30th का जो आंसर आएगा आपका कितना आ जाएगा, 4.8 एम्पियर, ठीक है। इस तरह से आपको सॉल्व करना है, आया समझ में, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, नेक्स्ट इज 31, 31 में दे रखा है, नेम द इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल हुज सिंबल इज ओमेगा, तो ये तो डायरेक्ट ही है, क्या कहलाता है, कौन सी प्रॉपर्टी है वो, रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, ठीक है। नाउ 31 32 की बात कर लेते हैं, द ग्राफ बिटवीन V एंड I फॉर अ कंडक्टर इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू अ ओरिजिन, विच लॉ इज इलस्ट्रेटेड बाय सच अ ग्राफ, तो कौन सा लॉ हो गया आपका, ओम्स लॉ हो गया, ठीक है। व्हाट शुड रिमेन कांस्टेंट इन अ स्टेटमेंट, क्या कांस्टेंट रहता है, रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहता है, ठीक है, रेजिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट रहता है। 33 देख लेते हैं, 33 में है, a potential difference of 10 volt is needed to make a current 0.02 एम्पियर फ्लो थ्रू अ वायर, तो क्या कर रहे हैं भाई, ये V1 हमें दे रखा है इन्होंने, ये कह रहे हैं 10 वोल्ट है और उसके लिए जो करंट मेंटेन हो रहा है कितना हो रहा है, 0.2 एम्पियर, ठीक है। व्हाट पोटेंशियल डिफरेंस इज नीडेड, मतलब ये पूछ रहे हैं कि V2 कितना होगा, V2 needed to make a current 250 मिली एम्पियर, तो अब आपको पता होना चाहिए मिली कितना होता है, तो 250 मिली मैंने बताया था 10⁻³ ठीक है, ये आ जाएगा, फ्लो थ्रू द सेम वायर, सेम वायर, देखो ये चीज नोट करना, सेम वायर है तो सेम वायर है तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कांस्टेंट होगा, सेम वायर है तो रेजिस्टेंस कांस्टेंट होगा, तो यहाँ पर भी हम लगा देते हैं V2/V1 इजिकल टू I2 डिवाइड बाय I1, आपसे पूछा है V2 कितना होगा, तो V2 इजिकल टू हो जाएगा I2 डिवाइड बाय I1 एंड इंटू V1, ठीक है। I2 देखो कितना है, I2 है आपका 250 इंटू 10⁻⁻³ ठीक है, एंड डिवाइड बाय I1 देखें 0.02 है ना, और इंटू V1 देखो कितना है 10 वोल्ट, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे आपके पास V2 आ जाएगा, तो 31st है, एक बार इसको सॉल्व करके देख, 31st है, 33 है शायद, है ना, 33rd क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व करो 33 को, ये आंसर इसका हम लिख देते हैं, 125 वोल्ट आ रहा है, एक बार इसको चेक कर लेना, ठीक है, कैलकुलेशन कर लेना।
34th क्वेश्चन देखते हैं। 34th में आ करंट ऑफ 200 मिली एम्पियर, तो करंट दे रखा है आपको 200 मिली एम्पियर, ठीक है, फ्लोज थ्रू अ 4 किलो ओम रजिस्टर, तो आर दे रखा है 4 किलो ओम दे रखा है, तो 10⁻³ आ जाएगा, ठीक है, 4 किलो है ना, किलो के लिए 10⁻³ करेंगे। व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, वी पूछ रहा है, वो वी कितना होगा, तो वी इक्वल टू आई आर होता है। आई आपका हो गया 200 मिली मतलब 10⁻³ हो जाएगा, और इंटू 4 इंटू 10⁻, ये हो जाएगा 3, तो -3 + 3 ये तो कैंसिल हो गए, 0 हो जाएगा यहाँ पे, 4 2 800 वोल्ट इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है, जो ये है इसका आंसर क्या आएगा 800 वोल्ट, ठीक है। तो यहाँ तक के